हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एस चांद के बुक के। ठीक है, पैरेलली पावर सिस्टम के साथ ही हम जो है ये बेसिक के क्वेश्चंस जो है इनको भी कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अबाउट। ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर्स, 10⁻⁻8 मीटर्स, 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर्स। तो देखिए एटम का जो डायमीटर होता है वो जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसकी साइज़ जनरली 10⁻⁻10 मीटर्स के ऑर्डर की होती है। ठीक है, इस साइज़ को जो है एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कुछ। ठीक है, जहाँ एक एंगस्ट्रॉम की कीमत जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 10⁻⁻10 मीटर। इससे छोटा तो सिर्फ जो है न्यूक्लियस ही होता है, जो कितना 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1 10⁻⁻10 मीटर्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंपाउंड अवेलेबल इन द नेचर। ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंड अवेलेबल इन द नेचर कितना है, एक्चुअली 10⁻5 है। ठीक है, 300, 1000 या फिर अनलिमिटेड। देखिए एलिमेंट्स जो है वो तो लिमिटेड है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 118 आई थिंक। ठीक है, लेकिन जब ये एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि कितने तरीके से ये एटम आपस में मतलब मिलजुल सकते हैं, है ना। इसलिए नेचर में और लैब्स में, ठीक है, तो हम वर्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ये, बस नए कॉम्बिनेशन बनते ही रहते हैं इसमें। तो अगर इसका आंसर जानना हो तो क्या होगा, वो होगा अनलिमिटेड। हम नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने अवेलेबल हैं नेचर में। The mass of proton is dash the mass of electron, equal to less than about 1837 times या फिर 200 times। तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता है उसके मास से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली ये लगभग कितना 1837 टाइम्स हेवी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका जो है एक तो आंसर है, पहली बात तो ये। अब क्यों, तो एटम की सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब कि बाहर का जो बोल सकते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि कोई एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर नहीं। ठीक है, सब गेम मतलब जो है इन्हीं का ही है बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली अ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो 4 से कम होती है मतलब कि लेस देन 4 होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। इन्हें एनर्जी देकर आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया जा सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को हम जनरली क्या कहेंगे, कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4। अभी हमने क्या देखा था, लेस देन 4 है तो क्या होगा, कंडक्टर, है ना। मोर देन 4 है तो क्या होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो एटम की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना आउटर शेल कंप्लीट करे, ना कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। इसका मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं है और इसीलिए वो सब्सटेंस कहलाता है क्या,
इंसुलेटर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो कंडक्टर होता, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है तो ये क्या होगा, ये होगा इंसुलेटर। नेक्स्ट है इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ 4, तो अब बचा क्या, बचा तो सिर्फ सेमीकंडक्टर है, तो इसका आंसर तो सेमीकंडक्टर ही होना चाहिए। बट एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि जिस एटम में एग्जैक्टली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और ना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। वो एक इंटरमीडिएट मतलब कि बीच का जो बिहेवियर है वो दिखाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर की तरह होते हैं, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी देने पर कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिकली जो है सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन या फिर 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कूलम चार्ज की यूनिट है ना, ये तो सबको पता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज़ अबाउट 200 फ्री इलेक्ट्रॉन, 8.5 इंटू 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इंटू 10⁻16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर है ना, मतलब कि तांबा एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। इसका मतलब है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो इसमें संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और एक छोटी सी वॉल्यूम मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, में भी जो है अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी अप्रॉक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 8.5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कैरी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन 3 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ क्या, पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसका आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जनरली हम मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज के फ्लो को करंट मानते हैं, लेकिन टेक्निकली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है किसी भी चार्ज पार्टिकल का फ्लो, जैसे कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस, डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। इसमें करंट पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों के फ्लो से बनती है, अगर आपने देखा होगा तो। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ सर्किट इट इंक्रीजेस सर्किट रेजिस्टेंस, डिक्रीजेस सर्किट रेजिस्टेंस, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, वो सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए एक तरह का प्रेशर या फिर फोर्स प्रोवाइड करता है ना। और ये करंट फ्लो कराता है लेकिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। रेजिस्टेंस तो क्या हो जाता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। पोटेंशियल डिफरेंस का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि चार्जेस जो है वो मूव कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। ये देखिए, ये एक थोड़ा सा मैंने डिफरेंस भी दिया हुआ है इसमें कि क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और वोल्टेज क्या है। तो ईएमएफ क्या हो जाता है, बैटरी या सेल जो चार्ज को चलाने की ताकत देता है उसको ही हम ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब सर्किट चालू होता है और करंट बहता है तब रजिस्टर या किसी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज दिखता है वही कहलाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टेज क्या है, ये एक कॉमन शब्द है जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस की ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। कब मापा जाता है ईएमएफ को, जब सर्किट ओपन हो यानी करंट नहीं बह रहा हो, तब हम ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है, 1.5, है ना। याद रखने की ट्रिक क्या है, ईएमएफ मतलब बैटरी की ताकत।
पोटेंशियल डिफरेंस कब मापा जाता है? जब सर्किट क्लोज्ड हो, ठीक है, यानी कि करंट बह रहा हो। ईएमएफ में करंट नहीं बहता है ना, जब करंट नहीं बहता तब आप ईएमएफ मेजर करोगे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब सर्किट क्लोज हो, मतलब कि करंट बह रहा हो। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी में रजिस्टर के अक्रॉस 1.4 वोल्ट आ रहा है, यही जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पीडी मतलब कि काम करते वक्त का वोल्टेज, ठीक है। ईएमएफ मतलब कि बैटरी की ताकत, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब काम करते वक्त का वोल्टेज। और ये जो नॉर्मल वोल्टेज है वो हर जगह बोला जा सकता है। ये बैटरी 12 वोल्ट की है, यहाँ वोल्टेज इक्वल्स टू ईएमएफ होता है, ठीक है। वोल्टेज का मतलब जो है वो जनरल नाम है। होप आपको समझ में आया हो डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज का। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, या फिर न्यूट्रल आइटम्स ओनली। तो मेटालिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। मेटल के पॉजिटिव आयंस जो एटम्स होते हैं जिन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया है, वो लैटिस मतलब कि जाली में फिक्स्ड रहते हैं और मूव नहीं करते, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करंट बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स ओनली। पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ अ यूनिट ऑफ, क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का? The electric current in a liquid is due to the flow of electrons only, positive ions only, negative and positive ions, या फिर electrons and positive ions both, ठीक है। तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि जब करंट किसी लिक्विड जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट है ना, फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर ही मान लो, तो इसमें फ्लो होती है तो वहाँ आयंस होते हैं, है ना। पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करेगा, देखो पॉजिटिव आयंस कहा कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयंस है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरह से मूव करते करते लिक्विड में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों के वजह से करंट कैरी होता है। तो इसका आंसर है क्या? ऑप्शन 3, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, समटाइम स्केलर और समटाइम वेक्टर, या फिर नंबर। तो ये है स्केलर क्वांटिटी, है ना। वैसे तो करंट की डायरेक्शन होती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको बोलते हैं ना कन्वेंशनल करंट, लेकिन ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम जो है स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाता है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एस चांद की बुक के। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए। अगर मैं 50-50 क्वेश्चंस के वीडियो डालूंगी तो वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्ट कैरी करता है, तो अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड और भी अगर दूसरे क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए ये जो वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करती हूँ वो आप बिल्कुल एंड तक के देखिए, बिल्कुल डिटेल में देखिए, तो आपको जो है सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम ये जो बुक है पूरी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।